नमस्कार मित्रों, आपका उज्ज्वल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के परिदृश्य में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में, उनके बीच में किस प्रकार से संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। और एक अधिकारी होने के नाते आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर पकड़ होना बहुत ही जरूरी है। केंद्र और राज्य के संबंध को, इनके केंद्र और राज्य के अधिकारों को, इनके बीच में हमारे कानून, हमारे संघीय ढांचे में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारे संविधान में क्या व्यवस्थाएं हैं, ये समझना बहुत ही एक जरूरी है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, संघीय ढांचा। संघीय ढांचा संघीय ढांचा संघीय ढांचा जो हमारा है, हम देखिए शासन व्यवस्था को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले शासन व्यवस्था जो हमारी है, जो हमारे पॉलिटिक पढ़ते हैं, पॉलिटी राज्य व्यवस्था जो पढ़ते हैं, उसमें है राज्य व्यवस्था शासन व्यवस्था पढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था के बजाय शासन व्यवस्था ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। ठीक है, शासन व्यवस्था जो है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। शासन व्यवस्था कौन कौन सी हो सकती है? एक टाइप की हो सकती है संघात्मक। संघात्मक दूसरी शासन व्यवस्था जो हो सकती है वो किस प्रकार की हो सकती है? एकात्मक हो सकती है। संघात्मक जो व्यवस्था है, सबसे पहले एकात्मक देख लेते हैं। एकात्मक तो सिंपल है। एकात्मक में जैसे इसके नाम से ही हो रहा है, जहां पर राज्य सरकारों का कोई अस्तित्व ना हो, राज्य सरकारों का कोई अस्तित्व ना हो। जहाँ राज्य सरकारें ना हो, जहाँ पर सिर्फ सारी शक्तियाँ कहाँ पर हो? केंद्र के पास ही हो। ठीक है, वहाँ होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संघात्मक के अंदर कैसी होती है? केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का भी अस्तित्व हो। वो होती है हमारी संघात्मक व्यवस्था। लेकिन हमारे संविधान में संघात्मक शब्द की का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि SR बॉम्बई, लेकिन संविधान में कहीं भी इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, एक तो महत्वपूर्ण ये।
क्या संविधान में संघ, प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीएससी जैसी परीक्षाएं आप दे रहे हो, यूपीएससी आरपीएससी, यूपीएससी आरपीएससी, एचपीएससी, पीपीएससी, या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पूछा जा सकता है क्या संविधान में कहीं भी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो जी नहीं, ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में सिर्फ ये लिखा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या होगा, विषयों का बंटवारा होगा, विषयों का बंटवारा किया गया है। ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन एक केस भी आपने याद रखना है, एसआर बॉम्बई, एसआर बॉम्बई वर्सेस, एसआर बॉम्बे वर्सेस इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन के केस में सन 1994, ईयर भी पूछे जाते हैं कई बार, सन 1994 में ये निर्णय दिया गया, ये डिसीजन दिया गया कि संघात्मक शासन संघात्मक शासन संविधान का आधारभूत संरचना का हिस्सा है। आधारभूत संरचना है। ठीक है सर, शॉर्ट में लिख देते हैं इतना। एसआर बॉम्बे वर्सेस इंडियन यूनियन केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था कि संघात्मक शासन संविधान का आधारभूत संरचना है, आप इसको बदल नहीं सकते, या इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, या इसको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार का निर्णय एसआर बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक है, तो अभी संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसमें संघात्मक है, तो लेकिन इसमें कैसे किया गया, संघात्मक को कैसे बांटा गया है, तो उसमें विषयों का बंटवारा किया गया है। उसको कैसे किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है। विषयों का यानी सब्जेक्ट्स का, विषयों या सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया है। बंटवारा, विषयों और सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया है। किस आधार पर किया गया है? 3 सूचियां बनाई गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, राज्य संघ सूची में पहले कितने विषय थे? पहले 97 विषय थे जब ये बनी। विषयों का बंटवारा किस अनुच्छेद में किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपने याद रखना है। 246, ठीक है, 246 अनुच्छेद के तहत ये चीज इंपॉर्टेंट है, विषयों का बंटवारा किया गया अनुच्छेद 240 के तहत। तो यहाँ पर हम कर रहे थे, तो पहले संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे, और अब कितने हैं? अब 100, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये कितने थे? 100। और अभी ये लिख देता हूँ, अभी कितने हैं? इसमें कितने हैं? 62। और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52। पहले कितने थे? राज्य सूची में पहले थे 66,
और यहाँ पर थे 47। ठीक है, ये वाले मूल रूप से थे, और जो मैंने ये इस कलर से लिखे हैं ये अभी हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद मतलब भारतीय संसद, संसद मतलब ये डिस्कस करेंगे हम जब अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, संसद में क्या क्या आता है, और यहाँ पर क्या राज्य विधानमंडल। सामान्य तौर पर सामान्य स्थितियों में, ठीक है, सामान्य स्थितियों में राज्य विधानमंडल। सामान्य क्यों लिखा? क्योंकि कुछ प्रावधानों के तहत अगर वहाँ इमरजेंसी लग गई है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो इस स्थिति में वहाँ पर जो आपके राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर सामान्य शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, शब्दों का प्रयोग देखिए बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। जब आप मेंस में जब लिख रहे हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। सामान्य राज्य विधानमंडल, क्योंकि हमेशा नहीं करती है, क्योंकि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए या ऐसे कोई आपातकाल आ जाए तो वहाँ पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास समाहित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर समवर्ती सूची में दोनों ही बना सकते हैं, संसद और विधानमंडल दोनों को है। विधान मंडल, ठीक है, संसद और विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर कोई कंट्रोवर्सी हो दोनों के ऊपर तो कौन सा लागू होगा? संसद का नियम का यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, अगर दोनों पर कोई विवाद हो, एक ही कानून है, कोई समवर्ती सूची का विषय है, अगर उसके ऊपर कोई कानूनी पेच हो या इसे केंद्र सरकार सहमत ना हो, और राज्य संसद में जो केंद्र सरकार संसद में ये बिल पास कर देती है तो उसी विषय पर संसद का कानून मान्य होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 80। सबसे पहले जो अनुच्छेद आपने याद रखने हैं, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा सांसदों का चयन राज्य द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा, ये हम पढ़ेंगे राज्यसभा के कौन कौन लेते हैं भाग। ठीक है, लेकिन आप इतना ये आर्टिकल भी फिलहाल याद रखिएगा। राज्यसभा सांसदों का चयन राज्य द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में आप सिविल सर्विसेज की आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किसने बनाई थी? ये 1905 में, ये भी आपने याद रखना है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने टेन्योर सिस्टम बनाया था। ठीक है, और कैडर का कौन करता है? कैडर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्तमान में कितने कैडर हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान में 24 कैडर हैं। ठीक है जी, ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है आपको। लॉर्ड कर्जन ने जो पदाविधि व्यवस्था है इसको लॉर्ड कर्जन ने बनाया था, और 24 कैडर हैं इस समय। आगे चलते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ते हैं, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं। ठीक है,
इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स या अनुच्छेद। ठीक है जी। सबसे पहले महत्वपूर्ण आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 के ऊपर हम डिस्कस करें तो कम से कम एक लेक्चर इसके ऊपर बनाया जा सकता है आर्टिकल 13 पर, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताते हैं और आपको याद कैसे रखना है वो बता देते हैं। इसमें क्या है, इसमें न्यायिक प्रलोकन, न्यायिक, ये इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें। न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर किसी भी विधि, किसी भी विधि को, किसी भी विधि को असंवैधानिक ऐसे दान घोषित कर सकती है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 13 के अनुसार उसे कोई लगे, जैसे आपके फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई सरकार का देखे, केंद्र सरकार जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसको लगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, उनका अल्पीकरण किया जा रहा है, उनको सीमित किया जा रहा है, ठीक है, बिना वजह से, बिना किसी विशेष परिस्थितियों के, ऐसे बिल को आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है, न्यायिक प्रलोकन कर सकती है। उसके आधार पर किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, घोषित कर सकती है, जो संविधान के विरुद्ध हो। पूरा आर्टिकल 13 इसमें आपको समा गया है। देखिए इस लेख लाइन में हमने पूरा आर्टिकल 13 को पढ़ दिया है। आर्टिकल 13 इसमें कंप्लीट हो गया। इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 13 न्यायिक पुनर्लोकन के आधार पर किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो। ये शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति आदि के अधीन है। ये शक्ति हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, ठीक है। वे किसी भी बिल को, किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध हो। यह आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13 है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दी गई है। अब अगला हम जो आज पढ़ रहे हैं संघीय ढांचा, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 क्या कहता है? अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है जी। अंतर्राज्यीय परिषद, परिषद तो लिख दिया। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ठीक है। ये किस लिए होता है? केंद्र और राज्य संबंध के सुझाव में, इनके विवाद में, केंद्र राज्य का कोई विवाद हो, इनके बीच में कोई विवाद हो तो उनके विचार विमर्श, सुझाव देने का काम ये अंतर्राज्यीय परिषद करती है। अब अंतर्राज्यीय परिषद का देखिए इसमें कौन कौन होता है अंतर्राज्यीय परिषद में। सबसे ऊपर इसके पीएम अध्यक्ष होते हैं,
और जो भी पीएम होगा उसमें वो इनके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, पीएम इन इस अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होंगे और पीएम द्वारा 6 कैबिनेट मंत्री, पीएम द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री, ठीक है जी। और सभी राज्य के सीएम और सभी राज्य के मुख्यमंत्री। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिख लीजिएगा। पीएम द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री पीएम अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्य के सीएम अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद 248। अगला अनुच्छेद देखते हैं, आर्टिकल 248 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आर्टिकल 248 क्या कहता है? रेजिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय। केंद्र और राज्य के जब हम संबंध पढ़ रहे हो, इन आर्टिकल्स का हमें पता होना जरूरी है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां या पावर्स, रेजिड्यूरी पावर्स। यहाँ शक्तियां, ठीक है जी, रेजिड्यूरी पावर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स को साथ लेके चलेंगे बिल्कुल। रेजिड्यूअर्स पावर पर कानून बनाने का अधिकार, विशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार, बनाने का आधार किसके पास सुरक्षित रहेगा? संसद के पास। संसद के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, रेजिड्यूरी पावर्स ऐसी पावर्स होती है जहां पर राज्य में, जो राज्य का विषय है लेकिन उसके कारण वो राष्ट्रीय महत्व का बन गया है। जैसे ठीक है, कोई राज्य जैसे बॉर्डर पर हो, ठीक है, वहाँ पर आवागमन, बाहर से राज्यों का आवागमन हो, बाहर से दूसरे देश से आवागमन हो रहा हो, वहाँ पर सीमा किसी दूसरे देश की लगती हो, वहाँ से इस राज्य को खतरा हो गया हो, तो इस पावर में रेजिड्यूरी पावर्स होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस जहाँ से प्रभावित हो रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जहाँ से प्रभावित हो रहा हो, ऐसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का आधार संसद के पास सुरक्षित रहेगा। आर्टिकल 248 में ये कहता है। ठीक है, हम रिलेटेड पढ़ रहे हैं बिल्कुल। देखिए आर्टिकल 249 भी ऐसा ही है, इसको आगे कर लेंगे, इसको याद इसलिए रख लेंगे। 248 में देखिए ये कहता है रेजिड्यूरी पावर्स। आर्टिकल 249 क्या कहेगा? राज्य सूची का कोई विषय हो, राज्य सूची का कोई विषय हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। रेजिड्यूरी पावर्स जो हमारे विषय है नहीं, मेंशन नहीं है, वो भी इसमें रेजिड्यूरी पावर्स में, अवशिष्ट विषय में वो विषय आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन 249 में क्या होता है? राज्य सूची में कोई विषय दिया हो, ऑलरेडी दिया हो, लेकिन क्या हो? राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का बन गया हो, राष्ट्रीय महत्व का बन गया हो, राष्ट्रीय महत्व का बन गया हो, तो इस पर राज्यसभा,
राज्यसभा इस विषय पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है, सिंपल भाषा में लिख देते हैं, बना सकती है। और कैसे बनाएगी? मतदान करने वाले दो तिहाई बहुमत, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव, यहाँ से कट जाता है थोड़ा, से प्रस्ताव पारित कर सकती है। सिफारिश कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ऐसे कानून 1 वर्ष के लिए, यहाँ पर नोट डाल के लिख देते हैं, लेकिन ऐसे कानून कैसे, एक अवधि 1 वर्ष के लिए ही मान्य रहते हैं। और उसके बाद अगर पास इसे रखना हो तो दोबारा पुनः पारित करना होगा, 1 वर्ष के बाद दोबारा भी इसे पारित कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे रखने के लिए, आगे भी रखने के लिए पुनः पारित करना होगा, राज्यसभा को पुनः पारित करना होगा। ठीक है मित्रों, तो ये हम पढ़ रहे थे आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, केंद्रीय राज्य संबंध, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संघीय ढांचा और शासन व्यवस्था हमने सबसे पहले देखा, संघात्मक और एकात्मक हमने विषय 2 शासन व्यवस्थाएं देखी। ठीक है, राज्य सरकारों में व्यवस्थित हो जहाँ पर संघात्मक, एकात्मक, और बॉम्बे हमने केस देखा 1994, आधारभूत संरचना माना है इसे, संघात्मक को विषय देखे, पहले 97 होते थे, फिर 100, पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, 62 हैं, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, 52 विषय हैं। महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा सांसदों का चयन राज्य द्वारा होगा, और ये हमने 1905 में बताया था कि जो कैडर हैं आपके सिविल सर्वेंट्स के, वो लॉर्ड कर्जन ने तय किए थे। उसके बाद हमने आर्टिकल 13 देखा, आर्टिकल 13 महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनर्वलोकन के आधार पर किसी भी विधि को ऐसा विधान घोषित कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके कारण ही नागरिकों के अधिकार, राज्यों के अधिकार सुरक्षित हैं। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन आर्टिकल 263 में किया गया। केंद्र राज्य विवाद के सुझाव के लिए हमने एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई आर्टिकल 263 में। इसके पीएम अध्यक्ष होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के, और पीएम द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री और सभी राज्य के सीएम इसके सदस्य होते हैं। आर्टिकल 248 में अवशिष्ट रेजिडरी पावर्स का कानून बनाने का आधार संसद के पास सुरक्षित रहेगा। और आर्टिकल 249 में हमने देखा, राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्र महत्व का बन गया हो तो इस पर राज्यसभा इस विषय पर कानून बना सकती है, और उसे मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से उसको पारित करना होगा। और 1 वर्ष के लिए ऐसे कानून मान्य रहते हैं। अगर इसे आगे करना हो तो राज्यसभा में इसे दोबारा 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ठीक है मित्रों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।